आप सबका फिर से तहे दिल से स्वागत है आज के हमारे लाल किताब वेबिनार में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लाल किताब ग्रामर की, जो 1952 वेणी माधव गोस्वामी की है। उसमें हम कुछ पॉइंट क्या चर्चा करेंगे। लाल किताब की कुंडली की बनावट क्या होती है, ग्रहों के पक्के ग्रह, ऊंच नीच ग्रह, रियायती 40 दिन क्या होते हैं, मंगल नेक व मंगल बद देखेंगे और किस्मत का ग्रह हम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे आज के वेबिनार की। आप में से कितने लोग, आप प्लीज अपना कैमरा ऑन रखिए ताकि हम एक दूसरे को जान सके, पहचान सके और अच्छी तरह से बातचीत कर सकें। तो अपना कैमरा हो सके तो ऑन रखिए ताकि मुझे समझ में आए कि मैं जो बता रहा हूं आप समझ पा रहे हो। मेरी आवाज आ रही है आप तक? अपना कैमरा ऑन रखिए प्लीज। ओंकार जी, ज्योति जी, हो सके तो अपना कैमरा ऑन रखिए ताकि हम एक दूसरे को देख पाए, समझ पाए। आप में से कितने लोगों ने लाल किताब कब की है या पढ़ी है या कहीं सीखी हुई है किसी ने सीखा हुआ? अनम्यूट करके बताइए। आप में से किसी ने लाल किताब सीखी हुई है या कहीं पढ़ा हुआ है, आपने बुक्स पढ़ी हुई है? आपके पास है लाल किताब? कितने के पास लाल किताब है? सर ये बेसिक ही आता है जो आज आप करवा रहे हो, इससे ज्यादा तो नहीं पढ़ी है, थोड़ी बहुत पढ़ी है। आपके पास लाल किताब है? नहीं है नहीं जी। लाल किताब एस्ट्रो वास्तु किया था तभी ये थोड़ा सा पढ़ा था लाल किताब का जो बेसिक। आपके पास लाल किताब नहीं है क्या? नहीं जी। और किसी के पास है लाल किताब? ओनकार जी प्लस प्लीज अपना कैमरा ऑन रखिए हो सके तो। ओके, ठीक है। हाँ, तो देखिए, लाल किताब जिसे सीखना है उनके पास पहली बात तो लाल किताब होना जरूरी है। बराबर है? तो ये बात आप ध्यान में रखिए। जो रियली जो लाल किताब सीखना चाहते हैं, उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके पास लाल किताब का होना पहले तो बहुत जरूरी है। उसके बगैर आप सीख नहीं पाओगे। कहीं वीडियो देख के, कहीं बुक्स पढ़ के, किसी की बुक्स पढ़ के या किसी के टॉप कमेंट पढ़ के आप लाल किताब नहीं सीख पाओगे। लाल किताब ऑन गोइंग कंटिन्यू प्रोसेस है। एक बार पढ़ लिया, सीख लिया, उससे नहीं होता, उसको बार बार आपको समझना होता है। तो जो भी लाल किताब सीखना चाहते हैं, उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए लाल किताब का होना बहुत जरूरी है। और लाल किताब कौन सी ले वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो वेणी माधव गोस्वामी की है 1952 की, उसमें 2 वॉल्यूम आते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। वो एक सही महीने में उसे आपके पास रखना चाहिए, उसे बारंबार पढ़ना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप सब जानते हो कि ज्योतिष है तो कुंडली होगी, कुंडली के बगैर ज्योतिष बनता नहीं है। तो हमारी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, उसमें जो कुंडली होती है, जिसे हम लग्न कुंडली कहते हैं या जन्म कुंडली कहते हैं, हाँ, तो उससे लाल किताब की कुंडली अलग होती है। तो हमारी जो वैदिक की जन्म कुंडली है, उससे हमें फिर लाल किताब की जन्म कुंडली किस तरह से बनानी है, पहले हम देखेंगे। क्योंकि जब तक वो हमें नहीं आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं। ये स्क्रीन विजिबल है आपको? यस सर। तो ये देखिए, यहाँ पे ये एक जन्म कुंडली है, ये जिसे हम लग्न कुंडली भी कहते हैं। ये वैदिक के हिसाब से
तुला लग्न की ये कुंडली है, बराबर है। अब आप सब ज्योतिष के बारे में तो जानते हो ना, ये जो नंबर दिए हैं वो राशि के नंबर है, ये भाव है, 1 2 3, ये 12 इस तरह से भाव है, और ये जो नंबर है वो राशि के नंबर है। हमारी जो 12 राशियां हैं ये उसके नंबर है, तो ये 7वां नंबर है, यानी तुला राशि है ये, इसलिए ये तुला लग्न हो गया। इसको हम लग्न भी कहते हैं, पहले भाव को हम लग्न भी कहते हैं। जो ज्योतिष को नहीं जानते हैं उनके लिए ये जो लग्न, पहला भाव जो है उसे लग्न कहते हैं। इसको भाव भी कहते हैं, घर भी कहते हैं, और लाल किताब में इसे खाना कहते हैं। खाना नंबर 1, खाना नंबर 2, खाना नंबर 3, इस तरह से। तो ये 12 खाना हो गए। तो ये जो है तुला लग्न है, एज पर हमारी जो वैदिक जो कुंडली है वो हिसाब से, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसे लाल किताब की कुंडली में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे कि राशि के नंबर सब हमने निकाल दिए, ये जो नंबर है ना, ये हमने नंबर निकाल दिए। उसकी जगह हमने क्या किया, यहाँ 1 से स्टार्ट किया, 1 से शुरुआत की। 1 यानी मेष, ये मेष, वृषभ, तुला, कर्क, सिंह, इस तरह से हमने 12 राशियां इस तरह से लेनी है। राशि फिक्स हो गई यहाँ, यानी इसे आप काल पुरुष की कुंडली भी कह सकते हो। नंबर 1 से यहां स्टार्ट होगी। तो ये मेष लग्न की कुंडली है। तो हमें क्या करना है, ये नंबर जो हमारी जन्म कुंडली है उसमें से ये नंबर निकाल के 1 से स्टार्ट करना है। फिर जो ग्रह है यहाँ पे, जैसे बृहस्पति है 1 में, 2 में राहु सूरज है, तो वो ग्रह फिर एज इट इज हमें यहाँ लिख देने हैं। देखिए 3 में चंद्र है तो हमने 3 में चंद्र यहाँ लिख दिया। चौथे भाव में या खाने में शुक्र है तो हमने यहाँ शुक्र लिख दिया। शनिचर तो हमने यहाँ शनिचर लिखा। ये बुध है तो हमने यहाँ बुध लिखा। मंगल तो मंगल, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि हमें प्लैनेट को एज इट इज लिख देना है, सिर्फ राशि नंबर को बदल के मेष लगन से शुरू करना है। ये हो गई आपकी लाल किताब की कुंडली। ये पहला स्टेप है हमारा। यहाँ पे पेज नंबर 10 में लाल किताब के पार्ट 1 जो है उसमें पेज नंबर 10 में आप देखोगे तो पंडित जी ने यहाँ पे वो बताया हुआ है। आपके पास किताब है, किसके पास, बुक आप देख सकते हो। यही उदाहरण लाल किताब में पेज नंबर 10 में दिया हुआ है पंडित जी ने। तो किस तरह से हमें कुंडली, जन्म कुंडली को लाल किताब की कुंडली में बदलना है वो हमने देखा। तो इसमें किसी को कुछ डाउट है? समझ आया आपको कि लाल किताब की कुंडली हम किस तरह से बनाएंगे? किसी को कोई डाउट है? आप आंसर दोगे ना तो मुझे पता चलेगा, तो हम आगे बढ़ें इस तरह से। यदि आपको समझ में आया है तो हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है सर? क्लियर है ना? हाँ, किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछते रहिएगा, सबको छूट है पूछने की। कोई डाउट है तो मैं आपको बेसिक एकदम धीरे से जा रहा हूं और बेसिक पे आपको लेके आता हूं। किस तरह से हम स्टार्ट करेंगे, पेज टू पेज हम उसमें देखेंगे कोर्स के अंदर। मगर यहाँ मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूं कि हम किस तरह से, कितनी सरल भाषा में इसको समझ सकते हैं। तो यहां हम अब देखेंगे आगे। फिर हम जैसे बढ़ते हैं, हमने कुंडली तो अभी बना ली, फिर अभी हम देखेंगे कुंडली में ग्रहों के पक्के घर कौन से होते हैं। पक्के घर यानी जिस घर में वो प्लैनेट अपना सर्वोत्तम दे पाए या जिस घर में वो सुरक्षित है। तो जैसे हम देखेंगे पहले भाव में या पहली राशि में सूरज, ये जो पहला भाव है यहां, ये पक्का घर है सूर्य का। ये बृहस्पति का पक्का घर है। तीसरा मंगल का पक्का घर है। 4 चंद्रमा का पक्का घर है। 5 बृहस्पति का पक्का घर है। केतु का 6। 7वां जो है वो शुक्र और बुध का पक्का घर है। 8 जो है वो मंगल और शनिचर का पक्का घर है। और 9 बृहस्पति का पक्का घर है। 10वां शनिचर का और 11वां बृहस्पति का पक्का घर है। राहु का पक्का घर 12 है। तो ये 12 नंबर राहु का है। तो ये उनके पक्के घर हैं। तो ये लाल किताब का बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है कि पक्का घर कौन सा है, कौन से प्लैनेट का।
तो ये आपने देखा, पहला भाव में लग्न में यानी पहली राशि में सूरज, पहला घर सूरज का पक्का है, दूसरा घर जो है वो बृहस्पति का, तीसरा है वो मंगल का, चौथा है वो चंद्र का, पांचवा बृहस्पति और छठा केतु का, सातवां भाव जो है वो शुक्र और बुध का, और आठवां भाव जो है मंगल शनिचर का, नौवां बृहस्पति का, 10वां शनिचर का, 11वां बृहस्पति का और 12वां राहु का पक्का घर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हथेली में, ये हमने चार्ट में देखा, कुंडली में देखा कि कौन से प्लैनेट के कौन से पक्के घर हैं। अभी हम हमारी हथेली में देखेंगे कि हथेली में पक्का घर कौन से प्लैनेट का कहां पे है। देखिए, लाल किताब जो है वो सामुद्रिक विद्या है, यानी हस्तरेखा पे पूरा आधारित है। तो यह हाथ, जो हमारा हाथ की हथेली है, उसमें कहां पर ग्रहों के पक्के घर है वो हम देखेंगे। यहां ये देखिए, पहले हम यहां ये देखते हैं, ये जो उंगली है हमारी, 4 उंगली और अंगूठा, ये अंगूठा जो है वो सूर्य का है। तर्जनी उंगली जो है ये बृहस्पति की है, मध्यमा शनि की है ये, और ये अनामिका जो है वो सूरज की है, सूर्य की। कनिष्का है जो छोटी वाली, वो बुध की है। तो उसके बुध की उंगली के नीचे बुध का पहाड़ है, फिर सूरज के नीचे सूरज, और शनिचर के नीचे ये शनिचर का है, और बृहस्पति के नीचे ये बृहस्पति का है। और ये भाव दिए हुए हैं 1 2 3, इस तरह से 12 11 10 उंगली में ये भाव है। 4 5 6 7 8 9। हाँ, तो ये उंगली में हो गए 12 भाव। और हथेली में जो 12 भाव है वो हम देखेंगे। अब यहाँ ये आप देखिए, ये जो 7, ये जो है यहाँ पे ये 7 है शनि शुक्र का। यहाँ आप देखिए, तीसरा भाव है ये मंगल नेक, दूसरा बृहस्पति। यहाँ पे ये हथेली पे दिए हुए हैं सारे भाव और प्लैनेट। प्लीज म्यूट करें अपने आप को। तो ये हथेली पे ये भाव दिए हुए हैं। ये 1 7 बुध 7 का है, ये 6 केतु बुध, इस तरह से ये 8 मंगल बुध चंद्रमा का है, ये 4, ये 9वां भाव यहाँ पे है बृहस्पति का, 11वां बृहस्पति, छठा केतु बुध, और 12वां भाव ये है जो वो बृहस्पति और राहु का है। और ये जो रेखा जो है यहां से जा रही, जो शुक्र से लेके बुध तक, ये हो गई आपके 5वां भाव। यहाँ ये चंद्र रेखा है। तो इस तरह से हमारे हथेली पे 12 भाव दिए हुए हैं और प्लैनेट की पक्की जगह दी हुई है। तो ये भी आपको ज्ञात होना चाहिए कि हथेली पे भी कौन से प्लैनेट की जगह कहाँ है और कौन सी उंगली पे कौन से भाव हैं। वो फिर जब हम कोर्स में आगे डिटेल में बात करेंगे, उंगली की जो भाव होती है उसका क्या महत्व है और हथेली का जो है उसका क्या महत्व है। तो हम आगे बढ़ते हैं आगे। और अभी उच्च और नीच का ग्रह, जैसे आप जानते हो, जो ग्रह उच्च का होता है वो अपना पूरी क्षमता से रिजल्ट देता है, और जो नीच का होता है वो रिजल्ट नहीं दे पाता है। तो यहां हम देखेंगे लाल किताब में कौन सा ग्रह कौन सी राशि में उच्च का है और कौन सा ग्रह कौन सी राशि में नीच का है। तो यहाँ ये चार्ट विजिबल है आपको। ये 12 राशियां दी हुई है, 1 से 12 नंबर दिए हैं जो राशि का है। ये राशि नंबर 1 से 12, और ये राशि के नाम है मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशियां हैं। अभी इनमें हम देखेंगे कौन से इनका ग्रह स्वामी कौन है।
अभी मेष यानी मेष राशि का स्वामी मंगल है, वृश्चिक का शुक्र है, मिथुन का स्वामी बुध है, कर्क का स्वामी चंद्रमा है, सिंह का स्वामी सूरज है, कन्या का स्वामी बुध केतु, तुला का शुक्र, वृश्चिक का मंगल, धनु का बृहस्पति, मकर में शनिचर है इसका स्वामी, कुंभ का स्वामी भी शनिचर, और मीन का स्वामी बृहस्पति है और राहु है। यहाँ अभी उच्च के ग्रह कौन से है, कौन सी राशि में, वो हम देखेंगे। मेष राशि में सूरज उच्च का है। मेष राशि में जब सूरज आता है वो उच्च का है, और शनिचर वो नीच का हो जाता है। देखिए यह चार्ट में दिया है, यह उच्च का ग्रह सूरज है और नीच का ग्रह शनिचर है। उसी तरह वृश्चिक राशि में चंद्रमा उच्च का है, वहां नीच का कोई नहीं होता है, कोई प्लैनेट वहां नीच का नहीं होता है। मिथुन में राहु उच्च का है और केतु जो है वो नीच का है। उसी तरह कर्क राशि में बृहस्पति ये उच्च का हो गया, मंगल नीच का है। यहाँ पांचवी में सिंह राशि में कोई ऊंच नीच नहीं होता है यहाँ पे, और छठी राशि में कन्या में बुध और राहु ऊंच के हैं, शुक्र केतु नीच के हैं, और तुला में शनिचर उच्च का होता है, सूरज नीच का है। इसी तरह वृश्चिक में कोई उच्च का नहीं होता है, वहां चंद्रमा सिर्फ नीच का हो जाता है। उसी तरह धनु में केतु उच्च का है, राहु नीच का है, और मकर में मंगल उच्च का है, बृहस्पति नीच का है। 11 में कोई ऊंच नीच नहीं होता है, 11वें भाव में 11वीं राशि में कोई ऊंच नीच नहीं होता है, और मीन में शुक्र और राहु ऊंच के हैं, बुध राहु गलती से आ गई है, शुक्र उच्च का होता है यहाँ, और बुध और राहु ये नीचे हो जाते हैं यहाँ पे, बुध और केतु, सॉरी ये मिस्टेक है यहाँ, या देख लीजिए जरा बराबर। तो हम उसको चार्ट में भी देखेंगे कि वो चार्ट में हम किस तरह से इसको देखेंगे, कौन सा भाव में, कौन सी राशि में कौन सा प्लैनेट उच्च का नीच का है। ये देखिए, ये मैंने कुंडली बनाई है, उसमें अब देखिए ये उच्च के हैं यहाँ पे। देखिए जैसे हमने वो चार्ट में देखा था, मेष राशि में पहले भाव में सूरज उच्च का है, दूसरे में चंद्रमा उच्च का है, तीसरे में राहु उच्च का है, और बृहस्पति उच्च का है। यहाँ बुध और केतु है, यहाँ ये बाय मिस्टेक हो गया है, केतु है। फिर यहाँ शनिचर, यहाँ कोई ऊंच नीच नहीं होता है, यहाँ केतु 9 में उच्च का है, और मंगल जो है वो उच्च का है यहाँ पे, 11वें में कोई ऊंच नीच नहीं होती है, और 12वें में शुक्र और राहु उच्च के हैं। तो उसी तरह हम नीच में भी देखेंगे कौन सा भाव कहां नीच का है। ये शनिचर जो है वो मेष में नीच का है, दूसरे में कोई ऊंच नीच नहीं होती है, तीसरी राशि में केतु नीच का है, चौथे में मंगल नीच का है, 5वें में कोई ऊंच नीच नहीं होती है यहाँ पे, और छठे में शुक्र और केतु, ये शुक्र और केतु जो है वो नीच के हो जाते हैं। यहाँ सूरज नीच का है, और 8वें में चंद्रमा नीच का है, 9वें में राहु नीच का है, 10वें में बृहस्पति, और 11वें में कोई ऊंच नीच नहीं होती है, और यहाँ पे बुध और राहु ये नीच के हो जाते हैं यहाँ। तो ये ऊंच नीच ग्रह, आपको ये याद रखना है कौन सा भाव में कौन से प्लैनेट ऊंच के हैं और कौन से नीच के हैं। तो ये आशा करता हूं ये समझ में आया होगा आपको ऊंच नीच का। अब हम आगे बढ़ते हैं
लाल किताब का एक बहुत ही बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है मस्नूई ग्रह। मस्नूई यानी बनावटी, आर्टिफिशियल जिसे हम कहते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है लाल किताब का बहुत बहुत ही अच्छा है। इसे आप समझोगे तो आगे प्रिडिक्शन करने में भी इसकी काफी मदद मिलती है हमें। तो मस्नूई ग्रह किस तरह से बनते हैं ये हम देखेंगे यहाँ। जैसे कि ये देखिए आप चार्ट में, ये बृहस्पति है, तो आप चार्ट में सूरज और शुक्र की युति है जहां पे, उसे भी आप बृहस्पति बनेगा, उससे मस्नूई बृहस्पति यानी बनावटी गुरु बनेगा वो। उसी तरह सूरज, बुध और शुक्र यदि मिलते हैं, उसकी युति है, तो वो मस्नूई सूरज बनेगा यानी बनावटी सूरज बनेगा वो। उसी तरह चंद्रमा, सूरज और बृहस्पति के मिलन से, यानी दोनों जब मिलते हैं, दोनों साथ में, दोनों की युति होती है, तो वो चंद्रमा बनते हैं। उसी तरह शुक्र, राहु और केतु के मिलने से शुक्र बनता है। और मंगल नेक, मंगल के यहाँ दो प्रकार दिए हुए हैं लाल किताब में, मंगल नेक यानी मंगल अच्छा, और मंगल बद यानी मंगल खराब। बद यानी खराब, नेक यानी अच्छा। तो मंगल नेक कब बनेगा? सूरज और बुध की युति से। उसी तरह सूरज और शनिचर की युति से मंगल बद बनेगा। बुध जो है वो बृहस्पति और राहु से बुध बनेगा। शनिचर जो है वो शुक्र और बृहस्पति से युति से शनिचर बनेगा, मगर उसका रिजल्ट केतु के बराबर होगा, यानी जैसा केतु होगा वैसा उसका रिजल्ट होगा। और मंगल और बुध यदि मिलते हैं तो वो भी शनिचर ही बनेगा, मगर उसका रिजल्ट जो आपके चार्ट में जैसा राहु है वैसा उसका आपको परिणाम मिलेगा। यानी शुक्र बृहस्पति केतु समान है, और मंगल और बुध जो शनिचर बनेगा वो राहु जैसा रहेगा। कहने का तात्पर्य ये है। उसी तरह राहु यानी मंगल और शनिचर मिलते हैं तो राहु बनेगा, मगर वो ऊंच का होगा। और सूरज और शनिचर मिलेंगे तो वो नीच का होगा। तो यहाँ राहु के भी दो प्रकार है, ऊंच और नीच। मंगल और शनिचर वो ऊंच का होगा, सूरज और शनिचर वो नीच का होगा। उसी तरह हम केतु को देखेंगे, शुक्र प्लस शनिचर इसकी युति होगी तो वो ऊंच का होगा। चंद्रमा और शनिचर की युति से जो केतु बनेगा वो नीच का होगा। तो इस तरह से ये मस्नूई ग्रह बनते हैं, यानी बनावटी ग्रह बनते हैं। तो एक चार्ट में दो दो ग्रह भी हो सकते हैं, बृहस्पति भी दो हो सकते हैं, एक नेचुरल जो है वो, और दूसरा आर्टिफिशियल। तो इस तरह से मस्नूई ग्रह भी बने हुए हैं, बनते हैं इस। और ये कॉन्सेप्ट जो है लाल किताब का बहुत ही बेहतरीन है, मस्नूई ग्रह का। तो जब हम उसमें प्रिडिक्शन पे जाते हैं तब हमें उसको भी देखना होता है कि मस्नूई ग्रह है तो उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। अब देखिए, जैसे हमने बात की कि मंगल की, मंगल नेक और मंगल बद। तो लाल किताब में मंगल नेक और मंगल बद का एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। मंगल नेक कैसे बनता है और किसे कहते हैं, और मंगल बद क्या है। जिस तरह वैदिक ज्योतिष में, आप सब शायद ज्योतिष से रिलेटेड होंगे, जानते होंगे ज्योतिष में, तो जैसे वैदिक ज्योतिष में कुछ समझ में नहीं आता है ज्योतिष युग को, तो वो क्या कह देते हैं, भाई आपका शनि खराब है, साढ़े साती है, या काल सर्प दोष है। अभी पता नहीं कितने तरह के काल सर्प दोष भी बना दिए हैं। तो उसी तरह वहां भी उस तरह से डराया जाता है। तो उसी तरह कई लाल किताब के जानकार भी कुंडली में कुछ समझ में ना आए तो बता देते हैं भी आपका मंगल बद है। तो ऐसे लोग जैसे पहले साढ़े साती से, शनि से डरते थे, अब लोग लाल किताब में मंगल बद से डरने लगे हैं। फिर मंगल बद का जो उपाय है वो करवाते हैं, वो फिर 5-10 हजार से लेकर 1.5-2 लाख तक होता है। हर एक की अपनी अपनी दुकान है, जैसे जैसा भाव
वैसे उसकी उपाय होते हैं। तो मंगल बद क्या होता है, वो कैसे बनता है, वो हम आज देखेंगे, उसकी हम बात करेंगे। देखिए, हमारे शरीर में जो भी एनर्जी है वो मंगल है, और हर एक के शरीर में वो अलग अलग होती है, किसी में कम किसी में ज्यादा, आप सब जानते हो। और हमारे जीवन में शुभ अशुभ घटनाएं भी घटित होती रहती हैं। शुभ यानी मांगलिक, हम कहते हैं ना भाई हमारे यहाँ मांगलिक प्रसंग है, कोई मांगलिक अवसर है, मांगलिक यानी शुभ, और अशुभ यानी अमंगल। हम कहते हैं ना व्यवहारिक भाषा में हम बोलते हैं ये अमंगल है या मांगलिक है। मांगलिक यानी शुभ घटनाएं और अमंगल यानी अशुभ घटनाएं। तो जो मांगलिक घटना है, शुभ घटना है, जो शुभ वो मंगल नेक है, और जो अमांगलिक है वो मंगल बद है। जैसे यहां खुशियां हैं वो मंगल नेक है, जहां दर्द है, गम है, पीड़ा है, वो मंगल बद है। जैसे कि किसी की शादी होना, बर्थडे पार्टी है, जन्मदिन की पार्टी है, या कुछ नए गाड़ी आपने ले ली, नया घर लिया, ये खुशी का मौका है, ये मंगल नेक है। उसी तरह किसी के घर में कोई अमांगलिक प्रसंग होता है, जैसे किसी की मृत्यु हुई, एक्सीडेंट हुआ, चोरी हो गई, किसी का झगड़ा हो गया, तो वो मंगल बद है। एक मिनट, एक मिनट, ये नेट का इश्यू जरा, एक मिनट। हाँ, एक मिनट, जरा नेट का इश्यू। हाँ, तो जो शुभ घटनाएं हैं वो मंगल नेक है, और जो अशुभ घटनाएं हैं वो मंगल बद है। तो आपके पास लाल किताब है, तो उसमें आप देखिएगा पेज नंबर 43 में पंडित जी ने कहा है कि सूरज और बुध मुस्तरहा यानी दोनों साथ में हैं, तो मंगल नेक केतु जैसा होगा। वो पेज नंबर 43 आपके पास है तो आप खोल के देख सकते हैं। उसमें पंडित जी ने लिखा है सूरज बुध मुस्तरका यानी नेक मंगल, केतु सुमाओ यानी केतु जैसा होगा वो, और सूरज शनिचर मंगल बद है, वो राहु सुमाओ होगा यानी राहु जैसे होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ? तो जैसे सूरज की किरणें वो मंगल है, और सूरज की जो पहली किरण है वो हमारे पास कब आती है? अर्ली मॉर्निंग आती है ना। सूरज की जो पहली जो किरण है लालिमा वाली हमारे पास कब आती है? वो अर्ली मॉर्निंग में आती है। अर्ली मॉर्निंग यानी सूर्य उदय से पहले का जो समय है वो केतु का है, अकॉर्डिंग टू लाल किताब। तो सूर्य के समय में केतु के समय में वो किरणें, वो लालिमा भरी किरणें हमारे पास आती हैं, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। सुबह 4 से 6 के बीच का जो समय होता है, तो सूर्य उदय से पहले का समय केतु का होता है लाल किताब के हिसाब से। तो वो जो किरणें हैं, वो जो लाली है, वो सुबह सुबह हमारे पास आती हैं, वो मंगल नेक है, वो केतु के समय में हमारे पास आई है। यानी मंगल केतु जैसा होगा। कुंडली में, आपके कुंडली में केतु जैसा होगा, वो मंगल वैसा रिजल्ट देगा। तो कहने का तात्पर्य ये है, मंगल नेक यानी केतु सुमाओ यानी जैसा केतु होगा आपके कुंडली में वो रिजल्ट मंगल देगा। और जब सूर्यास्त होता है
उससे उल्टा जब सूर्यास्त होता है, सूर्य अस्त होता है, तब वही लालिमा होती है, देखिए उस किरणों में। और वो समय जो होता है सूर्यास्त का, वो राहु का होता है, पक्की शाम जिसे कहते हैं। लाल किताब के शब्दों में इसे पक्की शाम कहते हैं, जो राहु की होती है। यानी कुंडली में जो राहु फल देगा वही फल मंगल बद देगा। समझ में आ रहा है आपको? जैसा राहु होगा वैसा मंगल बद आपको फल देगा। इसका मतलब यह हुआ कि आपके कुंडली में जैसा केतु है वैसा फल मंगल नेक देगा, और जैसा राहु है वैसा फल मंगल बद देगा, अच्छा या बुरा। यानी मंगल नेक है तो वो अच्छा ही देगा, ये कहना नहीं है, और मंगल बद है तो वो खराबी रिजल्ट देगा, ऐसा कहना भी नहीं है। जैसा राहु होगा वैसा मंगल बद देगा आपको रिजल्ट, जैसा मंगल केतु है वैसा आपको मंगल नेक फल देगा, चाहे अच्छा या बुरा। यदि कुंडली में राहु अच्छा है तो मंगल बद भी अच्छा फल दे सकता है। तो पेज नंबर 480 यानी 480 में दूसरी लाइन में दिया हुआ है पंडित जी ने, मैं आपको दिखाता हूं। पेज नंबर 480 में ये देखिए, यहां शायद आपको दिखाई दे, यहां पे ये दूसरी लाइन में लिखा है पंडित जी ने यहाँ पे, यहाँ। तो आप पेज नंबर में देखोगे ना तो आपको समझ में आएगा, वहां पंडित जी ने लिखा है कि घर चौथे ग्रह फैसला करते बदी मंगल या नेकी हो। इसलिए घर चौथे, चौथा घर किसका है? चंद्रमा का। चौथा घर चंद्रमा का है। तो यहां लिखा है पंडित जी ने, घर चौथे ग्रह फैसला करते बदी मंगल या नेकी हो। तो इसलिए जब कुंडली में मंगल बद हो तो चंद्रमा की मदद ली जाती है, ऐसा कहना है। चौथा घर फैसला करेगा, तो चौथा घर किसका है? चंद्रमा का है, आप सब जानते हो। तो कुंडली में जब मंगल बद हो तो चंद्रमा की मदद ली जाती है, चौथा घर चंद्रमा का है। और मदद हम किस तरह से लेते हैं? एक चांदी का चकोर टुकड़ा लेना है। चांदी का चकोर टुकड़ा यानी वो मंगल नेक की निशानी है, एकदम चौरस स्क्वायर टुकड़ा जो होता है, चौरस चांदी का जो मंगल नेक होता है, उसे आपने अपनी ऊपरी जेब में रखना है। कहां पे? ऊपर वाली जेब में रखना है, जहां हृदय आपका होता है, हार्ट होता है, वहां पे उसके नजदीक रखना है। यह मंगल बद का बहुत ही सरल और सटीक उपाय है। ये रेमेडी है मंगल बद की। यदि मंगल बद हो तो आप चकोर चांदी का टुकड़ा उसे अपने जेब में रखने को कहिए, ऊपर वाले जेब में, जो हृदय के काफी नजदीक हो। अभी हम ये देखेंगे मंगल बद बनता कैसे है। अभी मंगल के दो दुश्मन है, केतु और बुध। और जब मंगल के पक्के घर है, जहां मंगल ऊंच का भी है नीच का भी होता है, और खाना नंबर 1, 3, 4, 8 और 10 में यदि बुध या केतु हो तो मंगल बद बनता है। अब ध्यान से सुनिएगा, जो मंगल के पक्के घर हैं, जहां मंगल ऊंच का भी है नीच का भी है, और खाना नंबर 1, 3, 4, 8 और 10 में यदि बुध और केतु है तो मंगल बद बनेगा आपकी कुंडली में। यदि 1, 3, 4, 8, 10 में बुध या केतु है तो वो मंगल बद बनता है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं कि और कौन से प्लैनेट ग्रह मिलने से भी मंगल बद होता है, वो मैं आपको यहां स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए,
सूर्य और शनि जहां मिलते हैं या उनकी दृष्टि पड़ती है तो मंगल बद होता है। यानी सूर्य और शनि की युति से मंगल बद होता है। मंगल और केतु इनकी युति से मंगल बद बनता है। मंगल और बुध इसकी युति होती है या दृष्टि होती है तो मंगल बद बनता है। मंगल पर राहु, मंगल राहु की युति भी मंगल बद बनाता है। और जिस चार्ट के अंदर चंद्रमा और गुरु बृहस्पति खराब हो तो वो भी मंगल, वहां पर भी मंगल बद बनेगा। तो ये इस तरह से ये प्लैनेट के कॉम्बिनेशन से, इस प्लैनेट की युति से भी मंगल बद बनता है। तब इसकी निशानी क्या है? तो इसकी निशानी क्या, आपको कैसे समझ में आएगा कि इसका मंगल बद है या नहीं है? तो जब मंगल बद का असर बढ़ने लगता है तो आपको क्या है, कैश फ्लो में यानी पैसे के जो लेन देन है उसमें दिक्कत आएगी। कैश फ्लो यानी मनी प्रॉब्लम होगा घर में, वो आपके घर में टिकेगा नहीं, पैसा टिकेगा नहीं आपके घर में। घर में अशांति बनी रहेगी, बाप बेटे के बीच में तनाव बढ़ेगा, दूरियां बढ़ेगी, झगड़े होते रहेंगे, समाज से आपकी दूरियां बढ़ेगी। जबान खराब, देखिए उसका दुश्मन मंगल बद कैसे बनेगा? बुध उसका दुश्मन है। बुध यानी बुद्धि, बुद्धि भ्रष्ट करेगा वो। बुध वाणी भी है तो वाणी भी खराब करेगा, आपकी जुबान भी वो खराब करेगा, वो हमेशा कड़वा बोलेगा। तो बुध भी खराब करेगा वो, यानी जुबान खराब, बुद्धि खराब, साथ में आपको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी। जिनका मंगल काफी खराब है, बद है, उनको आप देखिए गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम काफी ज्यादा रहेगी। और दूसरी निशानी ये है, जो हमारी ये आंखें होती है ना, आंखों की रोशनी जो है, ये जो आप गोल काली जो टिक्की दिख रहे हैं वो जब सोएंगे ना, जिसकी मंगल बद है उसकी आंखें थोड़ी खुली रहेगी हमेशा, ये आप नोट कीजिएगा। और दूसरा, ये जो काली टिक्की रहती है ना, वो थोड़ी ऊपर उठेगी वो। जैसा ये देखिए, जिसका मंगल बद होगा और नीचे व्हाइट वाला जो जगह है ना वो काफी होगा, ये जो गोल टिक्की है वो ऊपर चढ़ जाएगी थोड़ी। जितना ज्यादा खराब होगा वो ऊपर उतनी टिक्की रहेगी। ये जो काली जो हमारी होती है वो ज्यादा ऊपर हो जाएगी, जितना मंगल ज्यादा खराब बद है। तो ये उसकी निशानियां हैं मंगल बद की। तो उसका उपाय क्या है? तो उसका उपाय जैसे हमने बताया, एक चांदी का टुकड़ा लें, जैसे मैंने बताया उसको जेब में रखना है। दूसरा उपाय है, चांदी के ग्लास में आपको दूध या पानी पीना है। चांदी जो है वो चंद्रमा है, तो चांदी के ग्लास में पानी या दूध पिए, जिसे चंद्रमा और मंगल की युति होती है यहाँ पे, इससे मंगल नेक बनता है। या चांदी के बर्तन में आप खाना खाइए तो भी आपका मंगल नेक बनेगा। और चांदी के बर्तन आप कोई न अफोर्ड कर सकता हो तो छोटा सा चांदी का ग्लास रखें, उसमें पानी और दूध पिए। ये सबसे सटीक उपाय है मंगल बद का। तो इस तरह से हम मंगल बद का इलाज भी करेंगे। ये मैंने आपको शॉर्ट में बताया हुआ है, ताकि हमारे पास उतना अभी टाइम नहीं है कि हम डिटेल में जाए, क्योंकि पूरा एक उसमें लंबा चौड़ा चैप्टर बन सकता है मंगल बद का और मंगल नेक का। उसके हम किस तरह से उपाय करेंगे, काफी कुछ उसमें हम डिटेल में जाएंगे कोर्स के अंदर। यह मैंने आपको शॉर्ट में बताया किस तरह से मंगल नेक बनता है, किस तरह से मंगल बद बनता है, उसके उपाय क्या है। तो आशा करता हूं आपको इसमें समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो एक्चुअली एडवांस का ही है, किस्मत का ग्रह। तो जब हम हमारे किस्मत के ग्रह के अनुसार काम करते हैं तो उसमें हमें अद्भुत सफलता मिलती है। कई बार आपने देखा होगा, कुछ लोग सारी जिंदगी कड़ी मेहनत करते हैं फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती है। अभी सब लोग तो जानते नहीं है ना किस्मत का ग्रह क्या है, हम सिर्फ मेहनत करना जानते हैं तो वो करते हैं, मगर
यदि वो मेहनत हमारे किस्मत का ग्रह जो है उसके अनुरूप है तो हमें काफी सपोर्ट मिलता है, काफी जल्दी सक्सेस मिलती है। उसका जो हम जो एफर्ट डालते हैं उसका रिजल्ट हमें काफी अच्छा मिलता है। मेहनत तो सब करते हैं, मगर हमारे किस्मत के ग्रह से विपरीत यदि हम काम करते हैं तो उसमें हमें स्ट्रगल बढ़ जाता है, सफलता नहीं मिलती है। तो क्योंकि शायद उनका काम जो है वो किस्मत के ग्रह के अनुरूप न हो। अभी मान लो किसी का किस्मत का ग्रह बृहस्पति है, तो यदि वो टीचिंग के प्रोफेशन में जाएगा तो उसको बहुत ही जल्दी सक्सेस मिलेगी, सफलता बहुत जल्दी मिलेगी वहां। तो आइए हम जानते हैं कि किस्मत का ग्रह एज पर लाल किताब, हमारा किस्मत का ग्रह कौन सा है, उसे हम कुंडली से कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो किस्मत के ग्रह को निकालने के 4 स्टेप है, वो हम बारी बारी देखेंगे। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि एक्चुअली ये टॉपिक जो है वो एडवांस का है, मगर फिर भी मैं चाहता हूं कि आप समझे, आप उस ओर प्रयास करें, अपने किस्मत का ग्रह निकाल के आप उस ओर प्रयास करें। तो यहाँ पहले हमें क्या करना है, किस्मत ग्रह को निकालने के लिए हमारी जो पहले लग्न कुंडली होती है, जो हमने आगे चर्चा की, डिस्कस किया कि हमारे लग्न कुंडली में से हमें चंद्र कुंडली बनानी है। आप में से कोई जानता है चंद्र कुंडली बनाना? हेलो, आप में से कोई जानता है चंद्र कुंडली कैसे बनती है? और कोई जानता है चंद्र कुंडली कैसी बनानी है? ज्योति जी, आपने कोर्स कहीं लाल किताब सीखी हुई है? नहीं सर, वैदिक का थोड़ा सा ज्ञान है सर। हाँ, देखिए चंद्र कुंडली वैदिक की अलग से बनती है, लाल किताब की अलग से बनती है। वो तरीका नहीं है जो हम वैदिक से बनाते हैं। अच्छा सर। और मैं आपसे ये शेयर करना चाहूंगा या बताना चाहूंगा कि जो लोग लाल किताब सिखाते हैं आज, उसमें से 90% ज्यादा लोग चंद्र कुंडली बनाना नहीं सिखाते हैं या बनाते भी नहीं है। आपने कहीं किसी ने कोई लाल किताब का कोर्स कहीं किया हुआ, कहीं सीखे हुए हैं? सितेश जी, नीलम जी, कहीं 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 कोर्स किया हुआ है आपने? आप कोई जानते हो लाल किताब के चंद्र कुंडली कैसे बनानी है? चलो पहले हम वो देख लेते हैं। अभी पहले हमने लग्न कुंडली देख ली, मैं आपको एक चार्ट ही दिखाता हूँ, एक मिनट, मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूँ, फिर चंद्र कुंडली कैसे बनानी है पहले हमें वो देखना है। देखिए जैसे ये एक चार्ट में आपको बना के दिखाता हूँ यहाँ पे। अब ये चार्ट विजिबल है, आपको दिख रहा है? ये जो चार्ट है ना, ये लग्न चार्ट है, जिसे हम कहते हैं ना बर्थ चार्ट, जन्म कुंडली कहते हैं और लग्न चार्ट भी हम कहते हैं। देखिए ये समझ में आ रहा है आपको? प्लीज आप थोड़ा वार्तालाप करो तो मुझे समझ में आए कि आपको मेरी बात समझ में आ रही है। आप अनम्यूट करके जवाब दे सकते हो। हाँ, तो ये देखिए, जैसे ये लग्न कुंडली है यानी जन्म कुंडली, तो इसमें हमें क्या करना है, चंद्र कुंडली बनाना है। तो चंद्र कुंडली किस तरह से बनेगी? तो देखिए, जैसे हमने लग्न कुंडली से लाल किताब की कुंडली बनाई, सारे नंबर निकाल दिए, ये 4 5 जो भी है वो, और हमने क्या किया, वहां मेष लग्न से स्टार्ट किया, 1 2 3 लिख दिया। तो उसके बाद हमें क्या करना है, उसी कुंडली में, अब देखिए यह कौन सा नंबर है, 4 नंबर है। तो ये 4 नंबर जो है ना, तो हमें क्या करना है, जो हमने लाल किताब की कुंडली बनाई मेष लग्न की, उसमें चौथे भाव में 4 नंबर की राशि यहां पे आएगी ना, 4 नंबर, तो यहां हमें चंद्रमा लिखना है यहां पे। ये समझ में आ रहा है आपको ज्योति जी? यस सर। हाँ हाँ, तो बराबर। तो हम क्या करेंगे, ये सारे नंबर निकाल देंगे, पहले लाल किताब की कुंडली बना लेंगे, नंबर डाल देंगे मेष लगन से 1 2 3, तो ये 4 यहाँ आएगा उसमें। तो उसमें हमें चंद्रमा यहाँ लिखना है, यहाँ पे चंद्रमा 7वें भाव में है, तो हमें चंद्रमा यहाँ लिखेंगे, बराबर है, उस कुंडली में। उसके बाद क्या करेंगे,
एज इट इज, जैसे प्लानेट है उसको उसी तरह से हम लिख देंगे चंद्रमा के रेफरेंस में। अब देखिए चंद्रमा से आगे 1 2 3 भाव खाली है ना, तो हम क्या करेंगे 1 2 3 भाव छोड़ देंगे, ये खाली रखेंगे। फिर क्या है, फिर जुपिटर है। तो हम क्या, सॉरी एक मिनट, हाँ, तो हम क्या करेंगे, हमने 1 2 3 भाव खाली छोड़ दिए, फिर यहाँ पे हम जुपिटर लिखेंगे, ठीक है। फिर जुपिटर के आगे क्या है, केतु है, यहाँ हमने केतु लिख दिया। फिर शनि है तो हमने यहाँ शनि लिखा। फिर मार्स, तो आगे हमने मार्स लिखा। फिर देखिए दो भाव खाली है ना, तो हमने 2 भाव खाली छोड़ दिए। फिर सूर्य और बुध लिखे हमने, और फिर राहु और विनस, तो हमने यहाँ पे राहु और विनस लिखा। बाकी प्लैनेट जो है चंद्रमा के अकॉर्डिंग जैसा है वैसे हमें रखना है। चंद्रमा के बाद ये 3 भाव खाली है, तो हमने चंद्रमा यहाँ लिखा, ये 3 भाव हमने खाली छोड़ दिए, बराबर है। फिर यहाँ जुपिटर है ना आगे, तो हमने यहाँ जुपिटर लिखा। उसके बाद केतु है, फिर शनि है, फिर मार्स है, फिर 2 भाव खाली है, ये 2 भाव खाली हो गए। फिर सूर्य और बुध है, फिर राहु और विनस है, और यहाँ फिर चंद्रमा है। ये क्लियर हुआ, समझ में आया सबको? यस सर। इस तरह से हम लाल किताब की चंद्र कुंडली बनाएंगे। ये एकदम मैंने सरलतम शॉर्टकट से आपको बताया है। लाल किताब में थोड़ा इसी तरह है, मगर थोड़ा लंबा प्रोसेस है, वो शायद किसी को समझ में ना आए। मैंने इसको बहुत ही शॉर्ट में आपको बता दिया है कि चंद्र कुंडली किस तरह से बनती है। वैदिक से यह डिफरेंस है। तो हमें यहाँ पे जो नंबर है उसी खाने में, उसी जगह राशि में हमें चंद्रमा को लिख देना है। मानो यहाँ 7 है तो हमें 7 में चंद्रमा लिखेंगे, क्लियर। यहाँ 10 है तो हम 10 में चंद्रमा लिखेंगे। फिर अकॉर्डिंग जैसे चंद्रमा के आजू बाजू में जो भी प्लैनेट है उसको हम लिख देंगे उसी तरह से, क्लियर। चंद्रमा का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको, किस तरह से बनती है चंद्र कुंडली? आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, चलिए अभी हम चलते हैं किस्मत के ग्रह की ओर। तो हमने चंद्र कुंडली बना ली, ठीक है। फिर हम उसमें देखेंगे स्टेप नंबर 1। देखिए इसको कुछ लोग जो किस्मत के ग्रह को कुछ लोग लग्न कुंडली से भी निकालते हैं और चंद्र कुंडली से भी निकालते हैं, मगर मेरा पर्सनली मानना यह है कि चंद्र कुंडली से निकालना वो सही मायने में सही रिजल्ट आपको देगा। जब आप लाल किताब सीखोगे तब तो समझ में आएगा कि चंद्र कुंडली का महत्व क्या है। चंद्र कुंडली के बगैर लाल किताब अधूरी है, वो पूरी हो ही नहीं सकती है। क्योंकि जब आपको आपका किस्मत का ग्रह निकालना है तब ये काम आती है, आपकी मकान कुंडली बनानी है तब ये आपको काम आती है, आपके स्पाउस को देखना है आपको तब ये चंद्र कुंडली आपको काम आती है। तो ये चंद्र कुंडली का उपयोग है जो लाल किताब में बहुत अच्छी तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ 4 स्टेप है उसको निकालने के लिए। तो पहले आपने आपका चार्ट बना लिया, फिर आपको उसमें देखना है कि क्या बंद मुठ के घर यानी केंद्र के घर, केंद्र का घर कौन सा है, 1 4 7 और 10, ये 4 केंद्र के घर है। तो ये हमें देखना है कि केंद्र के घर में क्या यहाँ पे आपके इसमें सूर्य आ रहा है। यदि ये सूर्य यहाँ पे पहले भाव में आ गया तो आपका किस्मत का ग्रह कौन सा है, सूरज है। यदि ये यहाँ नहीं है, फिर आप यहाँ देखिए किस्मत का ग्रह 4थे भाव में यदि बृहस्पति है तो वो आपका किस्मत का ग्रह है। शनिचर है 7वें भाव में, यदि समझो ये भी नहीं है तो फिर आगे बढ़े। 7 में शनिचर है, नहीं है तो आगे बढ़ेंगे, है तो ये आपका किस्मत का ग्रह है। और यदि ये भी नहीं है तो आगे बढ़े, हम 10वें भाव को देखेंगे। यदि यहाँ पर मंगल है तो वो आपका किस्मत का ग्रह है। अभी मान लो ये 4 में से कुछ भी नहीं है, यानी एक भी प्लैनेट इस तरह से नहीं है आपकी कुंडली में, यानी केंद्र में नहीं है, तो हम दूसरे स्टेप में जाएंगे। कुंडली के बंद, ये इसके बंद मुट्ठी कहते हैं, बंद मुट्ठी यानी केंद्र, सेंटर। तो बंद मुट्ठी में नहीं है, यदि समझो इस सिचुएशन में आप नहीं है तो हम दूसरे स्टेप में जाएंगे। बंद मुट्ठी के बाहर के जो ऊंच के ग्रह उसको हम देखेंगे। अब ये बंद मुट्ठी तो हो गई, बंद मुट्ठी के बाहर कौन से ग्रह हैं, कौन से हैं भाव, 2 3 6 9 और 12। तो हम इसमें देखेंगे यदि दूसरे भाव में चंद्रमा है, अभी स्टेप नंबर 2 में हम है,
यदि आपके दूसरे भाव में चंद्रमा है तो आपका किस्मत का ग्रह चंद्रमा है। यदि ये नहीं है तो फिर आगे बढ़े, तीसरे भाव को देखो, राहु है क्या? राहु है तो आपका अगर किस्मत का ग्रह है, आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो आपका किस्मत का ग्रह है। नहीं है तो आगे बढ़े। फिर छठे भाव में आप देखिए, क्या बुध या राहु में से कोई है? यदि है तो आपका किस्मत का ग्रह है वो। नहीं है तो फिर आगे बढ़े। नौवें भाव में देखिए केतु है। यदि है तो वो आपका किस्मत का ग्रह है, फिर आगे जाने की आपको जरूरत नहीं है। नहीं है तो आगे बढ़े। फिर 12वें भाव पे देखिए आप, क्या शुक्र है वहां? तो 12वें भाव में यदि शुक्र है तो ये आपका किस्मत का ग्रह हो गया। यदि नहीं है तो हम फिर स्टेप नंबर 3 में जाएंगे। तो अभी स्टेप नंबर 3 जो है वो है, हम काल पुरुष के कुंडली बनाएंगे, जिसमें 1 से 12 भाव और 1 से 12 राशियां फिक्स है। तो हम काल पुरुष के कुंडली के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, क्या पहले भाव में मंगल है? मंगल है तो वो आपका किस्मत का ग्रह है। नहीं है तो आगे बढ़े। दूसरे भाव में देखिए, शुक्र है तो वो आपका किस्मत का ग्रह है। नहीं तो आगे बढ़े हम। बुध देखिए तीसरे भाव में, यदि तीसरे भाव में बुध है तो ये आपका किस्मत का ग्रह है, आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि नहीं है तो फिर चौथे भाव में देखिए चंद्रमा है, तो ये आपका किस्मत का ग्रह है। नहीं है तो आगे बढ़े। 5वें भाव में यदि सूरज है तो ये आपका किस्मत का ग्रह हो सकता है। यदि नहीं है तो छठे भाव में देखिए बुध है, तो वो आपका किस्मत का ग्रह है। नहीं है तो फिर आगे बढ़े। 7वें भाव में शुक्र को देखिए आप, यदि वहां शुक्र है यहाँ पे इस भाव में, तो ये आपका किस्मत का ग्रह हो सकता है। नहीं है तो फिर हमें आगे देखेंगे। 8वें भाव में मंगल को है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ते हम। 9वें भाव में गुरु यदि यहाँ नहीं है तो आगे बढ़ेंगे हम। शनि को देखेंगे हम 10वें भाव में, यहाँ नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। है तो उसी को हम हमारा किस्मत का ग्रह हम मानेंगे। फिर 11वें भाव में देखेंगे, यदि शनि है तो ये हमारा किस्मत का ग्रह है। नहीं है तो हम आगे देखेंगे। 12वें भाव में यदि हमारा जुपिटर है, गुरु है, तो ये हमारा किस्मत का ग्रह है। यदि इनमें से भी कोई आपका किस्मत का ग्रह आपको नहीं मिलता है, हो सकता है ऐसा, तो हम चौथे स्टेप की ओर बढ़ेंगे आगे। तो चौथा स्टेप है, हम 9वें भाव को देखेंगे। 9वें भाव में जो ग्रह होगा वो आपका किस्मत का ग्रह होगा। आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं इस चौथे स्टेप को। मैंने यह बताया नहीं है, आप नोट कर सकते हैं यहाँ। तो यदि ये 3 स्टेप हो गए, 3 स्टेप के बाद 3 स्टेप में आपको आपका किस्मत का ग्रह नहीं मिलता है, तो आप क्या करोगे? 9वें भाव में आप देखोगे। यदि 9वें भाव में कोई प्लैनेट है तो वो आपका किस्मत का ग्रह है। अब 1 से ज्यादा भी प्लैनेट हो सकते हैं उसमें, उसको किस तरह से देखना है वो हम आगे देखेंगे। मगर यदि 9वें भाव में कोई प्लैनेट है तो वो आपका किस्मत का ग्रह है। यदि नहीं है तो हम फिर क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे, खाना नंबर 3 पे जाएंगे। खाना नंबर 3 में जो ग्रह है वो आपका किस्मत का ग्रह होगा। और यदि खाना नंबर 3 भी खाली है तो फिर खाना नंबर 11 को हम देखेंगे। उसमें जो ग्रह है वो आपका किस्मत का ग्रह हो सकता है। यदि वो भी खाली है तो फिर हम खाना नंबर 5 में जाएंगे, उसको देखेंगे। उसमें यदि कोई ग्रह है तो वो आपका किस्मत का ग्रह है। यदि वो भी नहीं है, खाली है, तो हम दूसरे भाव की ओर जाएंगे। दूसरे भाव को हम देखेंगे कि दूसरे भाव में कौन सा प्लैनेट बैठा है, वो हमारा किस्मत का ग्रह हो सकता है। यदि वो भी खाली है तो हम छठे भाव को देखेंगे। छठे भाव में जो प्लैनेट है वो हमारा किस्मत का ग्रह हो सकता है। यदि वो भी खाली है तो हम 12वें भाव की ओर जाएंगे। यदि हमारा 12वां भाव भी खाली है तो हम 8वें भाव में जाएंगे कि 8वें भाव में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, वो हमारे किस्मत का ग्रह होगा। तो ये इस तरह से हमें ये देखना है कि
स्टेप नंबर 4 में किस तरह से हमें किस्मत के ग्रह को देखना है। यदि एक ही समय में एक से ज्यादा हो सकता है कि मानो आपने 9वें ग्रह में देखा, 9वें भाव में देखा, सॉरी, उसमें 1 या 2 या 3 प्लैनेट भी हो सकते हैं, तो हम हमारे किस्मत का ग्रह किसको माने, ऐसा भी हो सकता है ना। तो उसमें हमें क्या करना है, लाल किताब की ओरा के अनुसार उस ग्रह को लेना है कि किस तरह से हम निकाले जाते हैं। अभी प्लैनेट तो निकल गया, मानो आपका सूर्य का या बृहस्पति है, अभी वो आपको मैक्सिमम रिजल्ट कब देगा, तो वो भी ग्रह जैसा आती है, वो कोर्स दरमियान सिखाई जाती है, वो उसमें काफी डिटेल में है वो। यहाँ मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम किस्मत के ग्रह को निकालते हैं, फिर वो कब एक्टिवेट होता है, कब वो मैक्सिमम रिजल्ट देता है, उसकी दशाएं कब आती है, वो पूरा लाल किताब में दिया हुआ है। तो वो कोर्स दरमियान हम उसको स्टडी करेंगे, देखेंगे। तो ये आज का हमारा सेशन था कि लाल किताब को हम किस तरह से इजी वे पे एक एक शब्द को, एक एक पेज को हम वहां पढ़ेंगे, एक एक शब्द को हम देखेंगे वहां, और उसका समझ के हम उसको प्रिडिक्शन करेंगे, समझते जाएंगे एक एक शब्द को एकदम सरल भाषा में, ताकि हम उसको समझ पाए। तो ये मेरा प्रयास था कि मैं आपको सरलतम भाषा में लाल किताब जो ग्रामर है, जो पार्ट 1 है, इसके पेज नंबर जो है ये जो किताब में है 234 234 पेज तक पार्ट 1 में आपको ये लिया जाएगा। लाल किताब ग्रामर कोर्स में ग्रामर का पूरा पार्ट जो है वो लिया जाएगा। इसमें 234 पार्ट नंबर 1 में 234 यानी 234 पेज तक जितना भी ग्रामर पार्ट है वो लिया जाएगा। ये जो पूरा कोर्स रहेगा वो करीबन 3 महीने का होगा, और वीक में 3 क्लास होंगे उसके, मंडे, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम को 6 बजे रहेंगे ये। और कोर्स कंटेंट जो है मैं आपको बताता हूँ क्या क्या कोर्स में लिया गया है। यहाँ आपको मैं कोर्स कंटेंट दिखाने की कोशिश करता हूँ, और आपके पास लाल किताब है तो आप उसमें चेक कर लेना, ये पेज विजिबल है, आप देखिए। एक मिनट, मैं आपको कोर्स कंटेंट दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये विजिबल है आपको, यहाँ देखिए। ये पहले लाल किताब के फरमान जो है वो लिए जाएंगे, फिर राशियां हैं, राशियों की कुंडली में पक्की जगह क्या है वो देखेंगे हम। ग्रह और मसनूई ग्रह, ग्रहों के पक्के ग्रह, ग्रहों की दोस्ती दुश्मनी, दरमियानी ग्रह, रियायती 40 दिन, ग्रहफल व राशिफल, 35 सालाना चक्कर, 36 सालाना चक्कर। ज्यादातर लोग सिर्फ 35 सालाना चक्कर ही सिखाते हैं कोर्स में, यहाँ हम 36 सालाना चक्कर भी लेंगे, वो क्या है वो भी हम देखेंगे। फिर जन्मदिन का ग्रह और जन्म वक्त का ग्रह, अंधे ग्रह, नवराता के ग्रह, ये ग्रहों के प्रकार है। धर्मी ग्रह किसे कहते हैं, साथी ग्रह कौन से होते हैं, बिल मुकाबिल के ग्रह क्या है, ग्रहों की कुर्बानी के बकरे, ये बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है लाल किताब का, वो भी हम देखेंगे। ऊंच नीच जो हमने अभी देखा, इसी तरह सारे जो पॉइंट जो है, जो बिंदु है लाल किताब के जो ग्रामर के, वो इतने सरल भाषा में आपको समझाया जाएगा। फिर बालिग और नाबालिग ग्रह, ग्रह व राशि का बाहिमी ताल्लुक क्या है वो हम देखेंगे। 12 पक्के ग्रह, 1 से 12 जो भाव है उसको हम स्टडी करेंगे, 12 भावों को। फिर सोए हुए पक्के घर, जो भाव सोए हुए हैं उसको किस तरह से जगाएंगे, उसका प्रोसेस है पूरा। सोए हुए ग्रह, यहाँ घर है, ये ग्रह है, प्लानेट है। ग्रह दृष्टि, जैसे हमारे वैदिक में दृष्टियां होती है ना, ये दृष्टियां यहाँ इनसे अलग है, लाल किताब की दृष्टियां अलग है। फिर उल्टे घर, ये भी बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है लाल किताब का। फिर योग दृष्टि, मुश्तरका दीवार, मुश्तरका यानी ज्वाइंट दीवार, जो 2 भावों के बीच की दीवार होती है उसका क्या असर होता है वो भी हम देखेंगे। फिर आगे
धोखा यानी अचानक चोट कैसे मारते हैं प्लानेट, वो किस तरह से मारते हैं, कैसे मारते हैं, वो हम देखेंगे। कुंडली के पहले या बाद के घरों के ग्रह ये क्या होते हैं, ये भी हम देखेंगे। ऋण पितृ का ग्रह कौन सा है, किस तरह से निकालना है पितृ ऋण का ग्रह, वो हम देखेंगे। बुध की नाली, बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये, बुध की नाली का, ये हम देखेंगे। महादशा का ग्रह कौन सा है, किस तरह से निकालना है, ये हम देखेंगे। फिर चंद्र कुंडली जो हमने अभी बात की, फिर धोखे का ग्रह, किस्मत का ग्रह, ग्रह का असर, मुस्तर का ग्रहों का असर क्या होता है, वो हम देखेंगे। जैसे हमने बताया अभी देखा कि जो ग्रह युति में होते हैं उसका असर क्या होता है, फिर उसके उपाय क्या होते हैं, वो हम देखेंगे, मददगार उपायों। फिर मकान कुंडली हम देखेंगे। फिर वर्षफल हम किस तरह से निकालते हैं हमारे चार्ट से, हमारी कुंडली से, वो हम देखेंगे। फिर टेवे की किस्में वो कैसे हैं, क्या क्या है, धर्मी कुंडली अधर्मी कुंडली, ये हम देखेंगे। फिर फलादेश कैसे करना है, एक चार्ट को देख के आप उसको फलादेश कैसे करोगे, वो हम देखेंगे। तो ये सारे जो टॉपिक है वो हम ग्रामर कोर्स में लेंगे, सिखाएंगे। और ये करीबन 3 महीने या उससे भी आगे बढ़ सकता है, क्योंकि जब तक किसी भी पार्टिसिपेंट को पूरा समझ में नहीं आएगा तब तक उस क्लास का द एंड नहीं होगा, वो क्लास चलते रहेगा। तो जितने भी पार्टिसिपेंट होंगे उन सबको एक एक शब्द जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक क्लास पूरा नहीं होगा। ये हम पहले से भी जो हमने आगे भी जितने भी क्लास किए हुए हैं, जैसे वास्तु के हैं, एस्ट्रो वास्तु है, मेडिकल वास्तु है, केपी है, काफी है, तो जब तक जितने भी पार्टिसिपेंट है उनको एक एक शब्द जब तक समझ में नहीं आता है तब तक वो कोर्स की पूर्णाहुति नहीं होती है, वो कोर्स चलते रहता है। तो इसमें भी जो आप लोग सीखना, जो भी इसमें आप सीखना चाहें, जब तक आपको डाउट रहेगा तब तक यह कोर्स की समाप्ति नहीं होगी। अप्रोक्सीमेट 3 महीने चलेगा, 3.5 महीने भी हो सकता है, उससे भी आगे बढ़ सकता है। तो ये कोर्स कंटेंट, कोर्स फी क्या रहेगा, या वो पूरा डिटेल हम ग्रुप में डाल देंगे, कब से स्टार्ट होगा और कोर्स फी क्या है, किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। हाँ बराबर है, तो वो उसमें पूरा ग्रुप में हम डाल देंगे। आप ग्रुप से जो ग्रुप में कनेक्टेड है ना, आप ग्रुप में है ना? हाँ सर हूँ। हाँ, तो पूरा ग्रुप में डिटेल आ जाएगा उसका पूरा, कब तक क्या डेट है, क्या क्या फीस है और किस तरह से आप उसको रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, पूरा मैं डिटेल ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, तो इसमें बीच बीच में क्वेश्चन आंसर सेशन भी होते रहेंगे। अप्रोक्सीमेट 2-2 घंटे का सेशन रहेगा हमारा, 6 से 8। फिर जैसे टॉपिक, कोई 1.5 घंटा भी चलेगा, कोई 2.5 घंटा भी चलेगा। ठीक है, तो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार ये 3 दिन रहेंगे क्लास, शाम को 6 बजे। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और मैंने काफी शॉर्ट पीरियड में, यानी शॉर्ट में आपको ये सब समझाया है और सरल भाषा में आपको बताया है कि किस तरह से एक फोबिया है लोगों में कि लाल किताब के शब्द हमको समझ में नहीं आते हैं, लाल किताब हम समझ नहीं पाते हैं। तो यहाँ एकदम इजी वे में, जैसे हम आपस में बात करते हैं, सामान्य बात करते हैं, उसी तरह से आपको ये बताया जाएगा। एक एक टॉपिक, एक एक पेज में एक एक लाइन हम पढ़ेंगे, और उसके लिए पहली शर्त यह है कि आपके पास लाल किताब होनी बहुत जरूरी है। तो ये आप देखिए, मैं पेज खोल के यहाँ बैठूंगा, आपको बोलूंगा मैं क्या पेज नंबर 100 निकालिए, उसमें ये लिखा हुआ है, तो आपके पास होंगी तो आप उसे अच्छी तरह से समझ पाएंगे। देखिए, पीडीएफ से या पीपीटी से कभी कोई कोर्स नहीं होता है, मेरी बात आप पहले ध्यान से समझिए। यदि आपको इसमें आगे बढ़ना है तो आपके पास लाल किताब का होना बहुत जरूरी है। तो पहले आप लाल किताब अपने पास मंगवाइए। मैं तो खोल के आपको बता दूंगा, देखो पेज नंबर ये में ये लिखा है, इसको इस तरह से देखेंगे। अगर आपके पास है, आपने उसी समय उसको खोला और देखा, तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से उसको समझ में आएगा। तो मैं जो बताऊंगा वो कानों से आप सुनोगे और आंखों से देखोगे, आपके सामने है वो बुक्स। तो पंडित जी हमारा मार्गदर्शन भी यहाँ करेंगे, तो आपको बहुत सरलतम तरीके से उसको समझ में आएगा। तो मैं आशा करता हूं आप सबको समझ में आया होगा। और बाकी किसी को कुछ प्रश्न है तो ग्रुप में जरूर डालें, या मेरे पर्सनल नंबर जो है उस पर व्हाट्सएप भी आप कर सकते हो, या फोन भी कर सकते हो। तो आशा करता हूं किसी का कोई प्रश्न है तो जरूर पूछ सकता है वो। किसी को कोई प्रश्न है?
सर आपने जो किस्मत के ग्रह अभी बताए थे, जी मैम। तो जैसे पहले घर में मंगल है, दूसरे में शुक्र है, किसी के ऐसे 3-4 ग्रह हो तो सबसे पहले को मानना है, लेकिन मतलब अगर उस ग्रह के साथ कोई और ग्रह भी बैठा हुआ हो तब भी उसको काउंट करेंगे, कैसे करेंगे? नहीं, जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया ना, मान लो कि उसी के साथ और 2 ग्रह बैठे हुए हैं, जी। बराबर है, तो जो लाल किता के होरा के हिसाब से, जैसे आप ज्योतिष जानते हो ना, वैदिक जानते हो, जी। हाँ, तो जैसे उसमें ग्रह के सीक्वेंस होती है ना, केसुर, चमरा, खुशबू, हाँ 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 जी सर। उसी तरह लाल किताब में ओरा है, उसकी भी एक जी। सीक्वेंस है प्लानिट की। तो जिस किसी का भी कोई प्रश्न है तो जरूर आप ग्रुप में डालें, मैं ग्रुप में पूरा डिटेल डाल देता हूँ, कब ग्रुप में क्या फीस है, किस तरह से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और कब से वो स्टार्ट हो रहा है, पूरा डिटेल में ग्रुप में डाल दूंगा। जो ग्रुप में ज्वाइंट नहीं है तो वो ग्रुप में ज्वाइंट हो जाए, तो उसमें आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, या पर्सनली व्हाट्सअप नंबर भी है मेरा, उसमें भी आप पर्सनली व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन है तो आप वहाँ क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, तो हम 2 मिनट अभी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जिन गुरुजनों को हमने यहाँ आह्वान किया था उनको हम विदा भी करते हैं।